मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स की। हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो डिस्प्यूट हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैं, वो अलग अलग जगह पर रेफ़र किए जाते हैं, जैसे लेबर कोर्ट में या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल में या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। तो रेफ़र करने का प्रोसीजर क्या है, ये टॉपिक उस पर फोकस कर रहा है। ठीक है, तो हम एक एक करके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले इसको हमने कुछ पार्ट्स में बांटा है। जैसे सबसे पहले ए में हमने बांटा है कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स जो ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी को जाएंगे। हालांकि ये नाम अब आप पहली बार सुन रहे हैं। वैसे तो देखा जाए कि जितनी भी ये बनाई गई हैं, फॉर एग्जांपल वर्क्स कमेटी है या फिर लेबर कोर्ट है या फिर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल है या नेशनल ट्रिब्यूनल है, सबके सब ग्रीवेंस सेटलमेंट के लिए ही तो बनाए गए हैं। सबके सब ये जो डिस्प्यूट्स हैं उनके सेटलमेंट के लिए बनाए गए हैं। ठीक है ना। लेकिन पर्टिकुलर ये जो नाम से जो अथॉरिटी है, ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी, ये क्या चीज़ है और इसके बारे में हमने पहले नहीं पढ़ा। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में अमेंडमेंट हुआ था, एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था 1982 में, जिसके तहत एक क्लॉज, एक प्रोविज़न और बनाया गया, किसका, ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी का। ठीक है, तो उसमें क्या प्रोसीजर है वो एक बार देख लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स के आगे नंबरिंग करी है। नंबरिंग इसलिए की है कि इसको आपको समझना और लर्न करना आसान हो जाएगा। पैराग्राफ के रूप में हालांकि ये दे रखा है, पर कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम पॉइंट के हिसाब से जल्दी लर्न कर पाते हैं। तो इसलिए जहाँ मैंने नंबरिंग की है वहाँ आप उसको अगर उस तरीके से आप लर्न करने की कोशिश करोगे तो आपको आसानी रहेगी। अदरवाइज़ आपके ऊपर ऑप्शन है आपके पास, आप इसको किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में मैंने ये बताया कि एक अमेंडमेंट हुआ 1982 में इस एक्ट में, और इसके तहत ये ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी जो है का प्रोविज़न लाया गया। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, तो इसमें ये है कि जिस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर किसी भी टाइम पिछले 12 महीनों में किसी भी वक्त काम कर रहे थे या कर रहे हैं, राइट, हो सकता है इस समय भी काम कर रहे हो 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर, या पिछले 12 महीनों में अगर उन्होंने एक भी दिन 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर ने काम किया है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि वो ये ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी जो है वो बनाएगा अपने इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में। अब इस अथॉरिटी का काम क्या है, इस अथॉरिटी का काम क्या है, वो ये है कि जितने भी डिस्प्यूट होते हैं जो इंडिविजुअल वर्कमैन को लेकर होते हैं, जैसे एक सिंगल पर्सन का कोई डिस्प्यूट है मैनेजमेंट के साथ, जैसे दैट इज़ इंडिविजुअल डिस्प्यूट ना, तो उस डिस्प्यूट को सबसे पहले रेफ़र हम यहाँ करेंगे ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी में। ठीक है, तो ये एक तरीके से उस कनेक्शन के लिए हमने बनाने की कोशिश की है। और वो वर्कर जिसका डिस्प्यूट है या वो ट्रेड यूनियन जिसका वो मेंबर है, मतलब ये नहीं है कि वो वर्कर ही रेफ़र करेगा, उसके बिहाफ पर वो ट्रेड यूनियन भी इस डिस्प्यूट को रेफ़र कर सकती है। कहाँ पर, जो मैंने अभी अभी बताया, ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी में। जो बनाया किसने है, एम्प्लॉयर ने बनाया है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि एक तो अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया गया, दूसरा सिंगल वर्कमैन का अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको रेफर सबसे पहले यहाँ करना है। इसकी स्थापना कौन करेगा, एस्टेब्लिशमेंट कौन करेगा, एम्प्लॉयर करेगा। कौन सा एम्प्लॉयर करेगा, जिसकी इंडस्ट्री में 20 या मोर देन 20 वर्कर्स काम कर रहे हैं। बात क्लियर हो गई, आगे चलते हैं। अब आगे कुछ पॉइंट्स और हैं, तो इनको भी मैंने थोड़ी सी नंबरिंग दी तो है, लेकिन वो शायद आपको दिखाई नहीं दे रही होगी। 4, 5, 6 3 पॉइंट पीछे थे और 3 पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अब ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी किस तरीके से काम करेगी, किस पावर के साथ काम करेगी, जो पावर उन्हें एक्ट के दौरान प्रदान की गई, जो दी गई है, उस प्रोसीजर को फॉलो करेगी और उस एक्ट के अकॉर्डिंगली काम करेगी, और उस पीरियड के दौरान अपना अवार्ड देगी, अपना डिसीज़न देगी, जो डिसीज़न उसने सोचा है लेने का। यानी कि उस डिस्प्यूट का जो भी डिसीज़न वो लेगी वो विद एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए ना डिसीज़न लेने का भी, तो वो बता दिया जाएगा उनको। ठीक है,
फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जब ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी में प्रोसीडिंग चल रही है तो ये केस अभी फ़िलहाल हम कहीं और रेफ़र नहीं करेंगे। कारण जब तक एक का रिज़ल्ट ही नहीं आया, आप कैसे अंदाज़ा लगाओगे कि उस रिज़ल्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सकता है वो जो डिसीज़न दें वो दोनों पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल हो, ऐसा हो सकता है ना। तो जब तक एक कोर्ट में कोई चीज़ चल रही है तो हम उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं लेके जाते ना, राइट। वही बात यहाँ पे भी है, ग्रीवेंस सेटल अथॉरिटी का जब तक डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आप इसको कहीं और रेफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट में आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या, हाँ एक मिनट, ये पॉइंट को मैं दोबारा पूरा करना चाहूँगी, भूल गई मैं इसको बताना। क्या बताया मैंने कि जब तक ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी के पास वो केस चल रहा है या वो प्रोसीडिंग चल रही है, देन तब तक नो फर्दर रेफरेंस शैल बी मेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। किसी भी और लेबर कोर्ट में या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में ये केस नहीं जाएगा, ठीक है, जब तक अवार्ड नहीं आ जाता। अवार्ड मतलब डिसीजन नहीं आ जाता। हाँ, अगर आपको उस डिसीजन से प्रॉब्लम है, दोनों को किसी के को भी उसके डिसीजन से प्रॉब्लम है, देन वो फर्दर रेफरेंस के लिए जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, ठीक है। और लास्ट में पॉइंट कह रहा है कि ये बनाने का क्या औचित्य था, क्या लॉजिक था, क्या पर्पस था। पर्पस यही है कि डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो ये भी एक तरीका है कि अगर वो बात घर के घर में ही निपट जाए, अगर यहीं पे इंडस्ट्री के अंदर ही ग्रीवेंस उसका सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये एक तरीके से का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की गई है। चलिए, अब आ गया हमारा बी पार्ट। यहाँ पर हमने रेफ़र करना है डिस्प्यूट को बोर्ड को या कोर्ट को या ट्रिब्यूनल्स को, ठीक है। बोर्ड का मतलब यहाँ कॉन्सुलेशन बोर्ड है, ठीक है। और कोर्ट में लेबर कोर्ट भी आती है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी है, ट्रिब्यूनल्स में नेशनल ट्रिब्यूनल भी है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी है। तो ये सब कुछ आ गया इसमें, ठीक है। तो अब इसमें भी मैंने कुछ पॉइंट्स रेफ़र किए हैं, ये साइट पे आप देख सकते हो। उसके अकॉर्डिंगली ही आप लर्न करने की कोशिश कीजिएगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो अपने जो भी केस उसके सामने है डिस्प्यूट के लिए, वो किसी भी पर्टिकुलर अथॉरिटी को, चाहे वो बोर्ड हो या कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो, को रेफ़र कर सकती है। ये उसका डिसीज़न है कि वो केस किसको रेफ़र करेगी, ठीक है। तो अब इसको पॉइंट वाइज हम देखते हैं। रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो जाए कि रेफ़र करने का राइट किसके पास है। रेफ़र करने का राइट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। कोई भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो या तो हो चुका है या तो एग्जिस्टिंग है या जिसके होने के चांसेस हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, कहीं झगड़े की स्थिति बन सकती है, कहीं कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। तो क्रिएट हो उससे पहले ही आप प्रिकॉशन ले लो ना, राइट। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ वाइज, फिजिकल वाइज, तो आप ये चेक करते हैं ना कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं मेडिसिन या मैं कुछ प्रिकॉशन पहले ही ले लूँ ताकि ये प्रॉब्लम एक्चुअल में आ ना जाए। वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, या तो वो या फिर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होने के चांसेस हैं, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको कहीं पे भी रेफ़र करने का अधिकार रखती है और रिटन ऑर्डर देगी ऑब्वियसली उस पर्सन को, उस कोर्ट को, उस ट्रिब्यूनल को, कि आप इस केस को कंसिडर करें, ठीक है। अब इसमें तो उसने खैर पॉइंट्स में सिंपल ही कुछ खास नहीं बताया है कि चाहे कॉन्सिलेशन बोर्ड को करे या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को करे या लेबर कोर्ट को करे। अब लेबर कोर्ट में आपको याद है ना, लेबर कोर्ट में हम शेड्यूल 2 के केसेस लेके जाते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 दोनों के केसेस जाते हैं, राइट। तो इतना आपको ध्यान। और नेशनल ट्रिब्यूनल में कौन से केसेस जाते हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं या जो केसेस एक से ज़्यादा स्टेट्स को प्रभावित करते हैं, वो जाते हैं। तो ये तो हमें आइडिया है। ऐसा तो आइडिया अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी है कि केस जो है वो ऑब्वियसली ये देख के ही तो रेफ़र करेगी कि ना ये केस किसके मतलब का है। शेड्यूल 2 का है तो लेबर कोर्ट को जाना चाहिए, है कि नहीं बात। हालांकि नेशनल अगर मैं ट्रिब्यूनल की बात करूं तो वहाँ पे ऐसी कोई फिक्स बात नहीं है कि कौन से वाले केसेस जाने हैं। ये तो है कि इम्पॉर्टेंट होने चाहिए, नेशनल इम्पॉर्टेंस के होने चाहिए, लेकिन वो शेड्यूल 2 के भी हो सकते हैं, 3 के भी हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कोई अलग से शेड्यूल फिक्स नहीं किया गया। ये बात तो क्लियर हो गई। तो एक तो ये हो गया। शेड्यूल 3 में एक पॉइंट नया वो ला रहा है, मैं थोड़ा सा इसीलिए इसके ऊपर फोकस कर रही हूँ, बाकी के तीनों पॉइंट्स तो सिंपल ही हैं।
शेड्यूल 3 के जो केसेस थे, आपको याद है शेड्यूल 3 के केसेस को हम कहाँ पर लेके जाते थे? शेड्यूल 3 के केसेस जो है वैसे तो हम लेके जाते हैं इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के, पर वो उसने एक बात हमें ये बोली है कि अगर 100 से ज़्यादा वर्कर अफेक्टेड नहीं होने वाले, मतलब मोर देन 100 वर्कर्स हैं नहीं, किसी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में कम है वर्कर, ठीक है, और कोई झगड़ा है इस तरीके का, तो इस तरीके के केस को शेड्यूल 3 वाले भी इस तरीके के केस को लेबर ऑफिसर को दिया जा सकता है। लेबर ऑफिसर एक अथॉरिटी है जिसको ऐसा केस कंसीडर करने के लिए दिया जा सकता है जो शेड्यूल 3 का है, पर जिससे 100 से कम वर्कर अफेक्टेड होंगे या हो सकते हैं। हाँ, अगर 100 से ज़्यादा वर्कर्स के अफेक्टेड होने की संभावना है, देन डिस्प्यूट विल बी रेफर टू लेबर कोर्ट। देन लेबर कोर्ट को 100 से ज़्यादा, अभी यहाँ पे वैसे हमें ये भी कहा गया है कि शेड्यूल 2 का ही केस देखेंगे, लेकिन 100 से ज़्यादा के केस में शेड्यूल 3 के केस भी वो लेबर कोर्ट में ले जाने की बात कर रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। जो पहले हमने किया है उसमें शेड्यूल 3 इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को ही जाता है, लेकिन यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि 100 से ज़्यादा वर्कर होने के केस में लेबर कोर्ट को भी जा सकता है, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि अगर कोई भी डिस्प्यूट जो है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का है, ये मैंने पॉइंट्स दिए हैं, इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया है, इसको सेकंड दिया है। जो नए नए चीज़ें हैं ना उसको मैं पॉइंट्स दे रही हूँ ताकि आप उसको उसके अकॉर्डिंगली आप लर्न कर पाओ। तो मैं पॉइंट नंबर 3 पे हूँ अब। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, जैसे वाटर फैसिलिटी है या इलेक्ट्रिसिटी है, ये दीज आर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट इस सर्विस से रिलेटेड है, ठीक है, और एम्प्लॉयर ने नोटिस दे दिया है लॉकआउट का, कि जो एम्प्लॉयर परेशान हो गया और उसने तालाबंदी करने का ऐलान कर दिया या नोटिस दे दिया है। वर्कमैन ने अगर नोटिस दिया है, वो वर्कर तो स्ट्राइक का नोटिस दे सकते हैं ना, वर्कर्स जो है स्ट्राइक का नोटिस दे चुके हैं या वो तालाबंदी का नोटिस दे दिया है, ठीक है। तो नोटिस इज़ नॉट गिवन विद ए फ्रिवलेस इंटेंशन, मतलब अगर नोटिस किसी बहुत ज़्यादा सीरियस इंटेंशन को लेकर नहीं किया गया, दिया है बट बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, ठीक है, इन दैट केस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है रेफ़र करेगी इस डिस्प्यूट को, किसको? कॉन्सिलेशन बोर्ड को कर सकती है, लेबर कोर्ट को कर सकती है, लेबर ऑफिसर को भी कर सकती है, इवन इफ अदर प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट हैव कमेंस। मतलब क्या है, इस पूरे लाइन का मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए कोई भी सर्विस पब्लिक यूटिलिटी की है, ओके, और एम्प्लॉयर लॉकआउट की और वर्कर स्ट्राइक की धमकी दे रहे हैं, उन्होंने नोटिस दे दिया है, लेकिन उनका जो नोटिस है वो बहुत ज़्यादा सीरियस इंटेंशंस को लेकर नहीं है, उनकी इंटेंशंस उस तरह की नहीं है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है अपने केस को, जो केस ये डिस्प्यूट वाला है, कंसिलेशन बोर्ड, लेबर कोर्ट या लेबर ऑफिसर को दे सकती है, चाहे उसके लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट हो भी चुकी हों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा केस पॉइंट नंबर 4 पे आ गई मैं। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड, कौन सी गवर्नमेंट ने? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया एक बार, मान लीजिए एक बार डिसीजन ले लिया कि हम इस केस को अभी एडजुडिकेशन के लिए रेफ़र नहीं करेंगे, तो बाद में वो अपना डिसीज़न चेंज कर सकते हैं भाई। या अगर एक को डिसीज़न ले लिया कि हम इसको रेफ़र करेंगे, इस अथॉरिटी को रेफ़र करेंगे, बाद में डिसीज़न चेंज भी कर सकते हैं कि नहीं, इसको नहीं, दूसरी अथॉरिटी को रेफ़र करेंगे, क्योंकि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जो डिसीज़न होता है वो जुडिशियल डिसीज़न नहीं है, राइट, वो न्यायिक कोई निर्णय नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक है। तो प्रशासन के डिसीज़न तो चेंज भी हो सकते हैं ना, तो इसीलिए ये बात भी ध्यान में रखने लायक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन, किसका? रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू बोर्ड्स, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल। बी पार्ट हमारा हो गया क्लियर। अभी बी पार्ट में हमारा एक पोर्शन हुआ है, दूसरे पोर्शन में आ जाते हैं, रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि एक तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने किया, ठीक है, फिर किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाता है, ठीक है। तो अगर नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई केस है या कोई ऐसा केस है जो एक से ज़्यादा स्टेट्स को अफेक्ट करने वाला है, ठीक है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है इस केस को नेशनल ट्रिब्यूनल को रेफ़र करने का, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और पहले पॉइंट में एक पॉइंट ये भी कह रहा है
कि चाहे वो केस शेड्यूल 2 से रिलेटेड हो या 3 से रिलेटेड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियसली केस कोई ना कोई तो होगा ना, या तो शेड्यूल 2 से होगा या 3 से होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई अलग से कोई केस थोड़ा ना क्रिएट करेगी, लिस्ट वाले केस ही तो होंगे। झगड़ा तो वही कॉमन ही झगड़े होते हैं, कोई यूँ नहीं है कि कोई अलग से कुछ होगा। जितने भी तरह के डिस्प्यूट हो सकते हैं वो सब इन दोनों शेड्यूल्स में डिसाइडेड है, राइट। तो ऐसा ही तो कोई केस होगा ना, लेकिन बस ये थोड़ा बड़े लेवल का है, इसलिए ये नेशनल ट्रिब्यूनल में जा रहा है और इसलिए इसका डिसीजन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है, ठीक है। पॉइंट 1 क्लियर हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है डिस्प्यूट हुआ हो, ये बात पहले भी आई है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये दिख रहा है कि डिस्प्यूट हो चुका है या डिस्प्यूट होने के चांसेस हैं, वही बात यहाँ पे भी है। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट हुआ नहीं है, तो आप क्या पहले कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं और लेने भी चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है, मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है कि डिस्प्यूट तो नहीं है बट चांसेस ज़रूर लग रहे हैं डिस्प्यूट होने के, और ऑब्वियसली अगर एक बारी आग पकड़ गई कोई चीज़ तो वो तो फैलेगी ना, उसको आग पकड़ने से रोक ही दो ना उससे पहले कि वो आग पकड़े। हम उस चीज़ का वेट काहे के लिए कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ जब क्रिएट हो जाएगी तब देख लेंगे हम। वो तो वही बात होगी कि आग लगने पर आप कुआं खोदोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए। तो इसका ज़रूरी मतलब पॉइंट नंबर 2 कह रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्यूट क्रिएट हो चुका हो, डिस्प्यूट क्रिएट ना भी हुआ हो, बट अगर वो इमिनेंट है, मतलब उसके चांसेस टू हैपन हैं, तो आपको ये डिसीज़न लेना होगा कि रेफर करना होगा। ये हो गया हमारा पोर्शन 2 कंप्लीट। अब पोर्शन 3 में आ जाओ। रेफरेंस टू ऑफ डिस्प्यूट ऑन एप्लीकेशन बाय पार्टीज। अब यहाँ केस दूसरा है, पार्टीज कौन है जिनके बीच में डिस्प्यूट है। दोनों पार्टीज अगर अलग अलग या अलग मिलकर भी एक एप्लीकेशन दे देते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये लगता है कि उनकी इंटेंशन जेन्युइन है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उनकी रिक्वेस्ट पर बोर्ड या कोर्ट या जिसको भी जिस तरीके का भी केस हो उसको रेफ़र कर सकती है, ठीक है। तो कई बार पार्टीज़ के रिक्वेस्ट करने पर भी केसेस को रेफ़र किया जाता है। पहली पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, टाइम लिमिट भी फिक्स करेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एक अमेंडमेंट और बता रहा है, ये इंडस्ट्रियल अमेंडमेंट वही 1982 है। इसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि भाई टाइम लिमिट फिक्स करो। ऐसा नहीं है कि आपने बोर्ड को केस दिया और बोर्ड जो है आराम से जो है सो गया कि दे देंगे, डिसीजन दे देंगे, ऐसा नहीं है भाई। उसकी इंक्वायरी कीजिए और टाइम पर डिसीजन दीजिए। तो जो भी टाइम फिक्स किया जाएगा उनको उसी टाइम के दौरान डिसीजन देना होगा। हाँ, अगर कोई भी केस जो है इंडिविजुअल वर्कमैन से रिलेटेड है, देन आप उसके टाइम को 3 महीने से ज़्यादा नहीं ले सकते। 3 महीने के अंदर अंदर आपको डिसीजन देना ही होगा। कई बार तीसरे पॉइंट पे मैं आ गई हूँ। कई बार पार्टीज़ कहती हैं, पार्टीज़ मतलब पक्षकार जिनके बीच में डिस्प्यूट है, ठीक है, कई बार वो रिक्वेस्ट करती हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से कि भाई इस एक जो टाइम पीरियड को बढ़ाया जाए, जो डिसीज़न है वो थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर दीजिए। हो सकता है उन्होंने अपना कुछ और मसले निकालने हो या और कुछ इंक्लूड करना हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं ना। तो अगर वो अपना पक्ष रखते हैं कि इस टाइम पीरियड को बढ़ाया जाना चाहिए, तो उनके रिक्वेस्ट पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़, इस टाइम को जब आप काउंट करते हो ना, जैसे अभी मैंने बोला 3 महीने, तो 3 महीने के अंदर अंदर वो टाइम काउंट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए सिविल कोर्ट ने कोई अपनी बीच में इंटरप्शन किया, मतलब कई बार क्या होता है कि जो आउटर सर्कमस्टांसेस होते हैं उसकी वजह से कई बार प्रोसीडिंग बीच में ड्रॉप हो जाती है, रुक जाती है, स्टे हो जाता है, ठीक है। तो किसी वजह से स्टे हो गया है उस प्रोसीडिंग पर, मतलब वो स्टॉप हो गई है, और या फिर किसी सिविल कोर्ट वगैरह ने कोई ऑर्डर दिया है, तो उस केस में अभी प्रोसीडिंग तो चल नहीं रही है। तो जितने दिन वो प्रोसीडिंग बंद रहेगी ना, वो टाइम आप बीच में ऐड नहीं करना। जितने दिन प्रोसीडिंग चली उसका टाइम आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड का जो फिक्सेशन है, वो जो प्रोसीडिंग चलेगी, कंटिन्यू रहेगी, उसके टाइम को कैलकुलेट करती है। पॉइंट नंबर 5 पे मैं आ गई हूँ, दैट इज़ कोई भी प्रोसीडिंग बिफोर ए लेबर कोर्ट दिस शैल लैप्स। हाँ, ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए टाइम ओवर हो गया, 1% टाइम ओवर भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। 3 महीने का टाइम दिया, ज़्यादा हो गया,
तो क्या प्रोसीडिंग लैप्स हो जाएगी, प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएगी, प्रोसीडिंग का कोई वैल्यू नहीं रहेगी? नहीं, बिल्कुल प्रोसीडिंग पूरा काम करेगी, चलेगी और अपना डिसीज़न जो है बाकायदा आएगा उसका। ये नहीं है कि टाइम बढ़ गया तो प्रोसीडिंग भी बंद कर देंगे या लैप्स कर देंगे, वो नहीं होगा। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ। आप देखोगे ना, हर पॉइंट के आगे ये एक लाइन ज़रूर रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पे किया, व्हेन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज़ रेफर टू लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और नेशनल। देखो, फिर पॉइंट नंबर 5 में भी इसने रिपीट की। फिर उसके बाद जो है आगे भी देखो, 6 में भी कर रहा है, 7 में भी कर रहा है। आपको रिपीट करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। जब हमारा केस वही चल रहा है ना, तो एक ही लाइन को बार बार रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए आप इस लाइन को रिपीट नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए, हमें पॉइंट नंबर 6 में थी। ठीक है, 6 में ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं एक बार देख लेते हैं। यस, हाँ, जब तक कोई भी प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो रही है, चल रही है, तो उस दौरान, उस टाइम पीरियड के दौरान नो स्ट्राइक नो लॉकआउट, कोई स्ट्राइक कोई लॉकआउट आप नहीं कर सकते। ये ध्यान में रखना। मतलब अगर इसका मतलब तो ये है कि आप प्रोसीडिंग में इंटरप्शन कर रहे हो, आप सरकारी कामकाज में रुकावट नहीं डाल सकते। ठीक है, आपको स्ट्राइक लॉकआउट करना है, वेट कीजिए, पहले डिसीजन आने दीजिए ना। अगर डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता है देन आपके पास ऑप्शन है ना स्ट्राइक का। लेकिन जब तक प्रोसीडिंग चल रही है और रिजल्ट नहीं आया, तब तक आप क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं, शोर मचा रहे हैं? आपको आराम से शांति से बैठना है और जैसे काम हो रहा है वैसे चलने देना है, डिसीजन का वेट करना है, उसके बाद ही आप ऐसा कोई काम कर सकते हो। राइट, 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। ओके, हाँ चलिए, 6 नहीं, सॉरी 6 तो हो गया है हमारा। 7 पॉइंट पे आ गई मैं। 7 पॉइंट में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, एक मिनट चेक कर लेती हूँ। मैं पूरा पॉइंट पे आने बजाय उसकी नब्स को पकड़ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। हाँ, मैंने जहाँ हाईलाइट किया ना, वो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप भी ऐसे ही हाईलाइट कर सकते हो ताकि आपको फटाफट वो। अब मान लीजिए मैंने ये हाईलाइट नहीं किया तो मुझे भी पूरा एक बार देखना पड़ता है जी पॉइंट क्या है, तो आपको भी ऐसे करना चाहिए। हाईलाइट कीजिए पर्टिकुलर पॉइंट को। जैसे मैंने नो प्रोसीडिंग किया, नो प्रोसीडिंग का देखते ही मेरे दिमाग में वो पॉइंट स्ट्राइक कर गया। सेम आपके साथ भी हो सकती है ये बात। 7 में कह रहा है, क्या कह रहा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट प्रॉपर अथॉरिटी को जब केस रेफ़र करती है तो अपने कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स दे सकती है। किस लिए दे सकती है? कि भैया इस पॉइंट पर आपको डिस्कशन करना है, इस पॉइंट पर आपने प्रोसीडिंग करनी है, इस पॉइंट को चेक करना है कि यहाँ पे कहाँ गड़बड़ है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने एक तरह से उनका काम आसान कर दिया है। राइट, तो अभी उनको पता लग गया कि ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमें फर्दर इंक्वायरी करनी चाहिए। तो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी फिर उन्हीं पॉइंट्स को ही, उन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट्स को भी चेक करेगी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उन्हें बताए हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब अथॉरिटी को बताती है पर्टिकुलर पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए या पर्टिकुलर पॉइंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो पर्टिकुलर पॉइंट पे ही काम करेंगे। ठीक है, and the next one is point number 8, that is what is this? हाँ, बड़ा अच्छा पॉइंट है। कई बार क्या होता है कि एक डिस्प्यूट हुआ, एक इंडस्ट्री में हुआ, ठीक है, लेकिन डिस्प्यूट का नेचर ऐसा है कि वो उससे मिलते जुलती दूसरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट भी उससे अफेक्ट हो सकती हैं, उस आने वाले डिसीज़न से, या उस जो डिस्प्यूट का नेचर है। ऑब्वियसली डिस्प्यूट, मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्प्यूट जो कॉमन से ही होते हैं, ये नहीं है कि कोई अलग से कुछ होगा। हाँ, जितने डिस्प्यूट हैं वो किसी इंडस्ट्री में कोई हो सकता है, किसी में कोई हो सकता है, ये तो है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब देखती है कि डिस्प्यूट किस इंडस्ट्री और उसके वर्कर के बीच में है, और वो ये भी देखती है कि ऐसा ही सेम केस दूसरी इंडस्ट्रीज़ के साथ भी है, तो वो उन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को भी इस केस में इंक्लूड कर सकती है, ताकि जब कोई डिसीज़न आए तो ऑटोमेटिकली वो डिसीज़न उन पर भी लागू होए, वो अलग से कोई और झगड़ा क्रिएट करके खड़ा ना कर दें या उस पर उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना महसूस हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 पे हम आ चुके हैं। जब एक पॉइंट रेफ़र, यानी एक केस रेफ़र किया जा चुका है नेशनल ट्रिब्यूनल को,
जब कोई भी केस नेशनल ट्रिब्यूनल को चला जाता है तो समझ लीजिए कि वो तो आपके सबसे टॉप प्रायोरिटी पे चला गया, टॉप अथॉरिटी पे चला गया। तो अब उसके नीचे की अथॉरिटीज़ कोई मायने नहीं रखती उसके आगे। तो जब कोई केस नेशनल ट्रिब्यूनल में चल रहा है देन लेबर कोर्ट, लेबर बोर्ड, लेबर इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इनका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग वगैरह कुछ नहीं सुनवाई कर सकते फिर। ठीक है, क्लियर हो गए ये 9 पॉइंट्स आपके। तो हमारे पोर्शन कितने थे एक बार चेक कर ले। हमारे पोर्शन इसमें तो थे 1 2 3, 3 पोर्शन थे ना। तीनों पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए। पार्ट हमारे 2 थे, ए और बी। पहले में था ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी का रेफ़र करना, दूसरे में था रेफ़र करना बोर्ड को, कोर्ट को, और जो है किसको, नेशनल ट्रिब्यूनल वगैरह को। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाए, चौथे पे आ जाए। अच्छा, इसका चौथा पार्ट भी है भाई, सॉरी मैंने सोचा कि वो पार्ट ख़त्म हो चुका है। फोर्थ पार्ट भी है, वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। ओके, ये तो यहीं ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा याद आपको आया हो तो मैं बता ही देती हूँ, अगर नहीं भी याद आया, कि हम सबसे पहले जो है कोशिश करते हैं अपनी घर का झगड़ा घर में ही ख़त्म करने का। एक तो ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी थी, ये तो आपको बता ही दिया। दूसरा ये भी है कि आर्बिट्रेशन, भाई तीसरे बंदे को बुलाओ, वो हमारा झगड़ा सॉर्ट आउट करवाएगा। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या क्या है, ये पॉइंट्स आपको पहले से ही दे रखे हैं, इसलिए मैंने नंबरिंग करने की सोची। फिर मेरे को ध्यान आया कि नंबरिंग करने का कोई लॉजिक नहीं है, जो ऑलरेडी यहाँ नंबर्स दे ही रखे हैं। ठीक है ना, तो क्या सीन है इसमें, चेक करें। इसमें क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जब दोनों पक्षकार, जिन लोगों में झगड़ा है, डिस्प्यूट है, दोनों पार्टीज़ एग्री कर रही हैं कि भाई अपना झगड़ा हम तीसरे आदमी को बीच में रख के सुलझा लेते हैं, लेकिन कोर्ट में नहीं जाना चाहिए अभी हमारे को, या हमारे को अभी और ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। तो उनके बीच में एक रिटन एग्रीमेंट हो गया कि हम अपना जो भी डिस्प्यूट है वो आर्बिट्रेशन के लिए लेकर जाएंगे। तो ये डिस्प्यूट के लिए पहले उनको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, अगर वो ये चाहते हैं तो। हो गया क्लियर, एग्रीमेंट कर दिया। अब इस एग्रीमेंट की कॉपी उन्हें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी देनी होगी, और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग जो भी कंसिलिएशन बोर्ड है उसको भी देनी होगी। ठीक है, पहले मैं आपको फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया, क्या दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए इस बात को लेकर। दूसरा, जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर इवन है, मान लीजिए 2 आर्बिट्रेटर आपने बुला लिए, तो भैया फिर झगड़ा वापस वैसे ही हो जाएगा। कारण दोनों मान लो अपनी अपनी बोलें कि भैया ये तो ऐसा होना चाहिए, दूसरा बोले ये वैसा होना चाहिए, फिर बात ख़राब हो गई, फिर काम ख़राब हो गया। तीसरा बंदा और लेके आओ, दैट पर्सन इज़ नोन एज एम्पायर। एम्पायर कौन होता है, जो थर्ड पार्टी, जिसको फाइनल डिसीजन के लिए बुलाया जाता है। तो अगर तो ये दोनों मान जाते, एक ही डिसीजन ले लेते, तो टेंशन नहीं थी ना। लेकिन जब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो फिर तीसरे आदमी की ज़रूरत पड़ी। वो अपना जो डिसीजन देगा वो या तो ए की तरफ देगा या बी की तरफ देगा, है ना। तो ऑब्वियसली उसका डिसीजन फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तीसरा, आर्बिट्रेशन जो एग्रीमेंट हमने किया था वो साइन करना है दोनों पार्टीज़ ने। ऑब्वियसली बिना साइन का तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती। एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा, उस पर बनाना होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट, इसकी एक कॉपी, इस एग्रीमेंट की एक कॉपी आपको फॉरवर्ड करनी है, किसको, कंसिलिएशन ऑफिसर को। कंसिलिएशन ऑफिसर कौन है, समझौता अधिकारी। ठीक है, और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी देनी है आपको। ओके जी, क्लियर। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जब आप कोई कॉपी दोगे तो वो इसके 1 मंथ के अंदर अंदर इसको अपने ऑफिशियल गजट में नोटिफाई करके, मतलब इसको पब्लिश करेगी। ठीक है, फिर आ जाएं हम 5th पॉइंट पे। जब आर्बिट्रेटर अपना डिसीज़न देगा तो उस डिसीज़न के ऊपर दोनों पार्टीज़ के साइन होंगे, और उसकी एक कॉपी, उसको ऑब्वियसली आर्बिट्रेटर के तो होंगे ही होंगे साइन, दोनों मान गए ना एक तरीके से उसकी बात। तो अब उसकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गई, आर्बिट्रेटर ने ओके कर दिया, साइन हो गए, और फिर उसको किसको भेजना है, हमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजना है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट कि नोटिफिकेशन, ये क्या कह रहा है, हाँ वही चीज़ सेम, ये पॉइंट आप बहुत जगह देखोगे कि जब कोई प्रोसीडिंग चल रही है, नो स्ट्राइक नो लॉकआउट। ये मैंने अभी भी आपको बताया था। ओके, एंड द लास्ट वन इज आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के प्रोविजंस। नो प्रोविजंस अंडर द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 शैल बी एप्लीकेबल अंडर दिस सेक्शन। वेरी गुड, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमें लग रहा था कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के प्रोविज़न लागू होंगे, बट नो प्रोविज़न, यहाँ उसके प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमने 4th वर्शन भी कंप्लीट कर लिया है। तो हमने आज क्या देखा, एक बार फटाफट शॉर्ट
में देख लेते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट का। हमने रेफ़र किए सबसे पहले ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी को ए पार्ट में, बी पार्ट था हमने डिफरेंट बोर्ड्स कोर्ट्स को किए, और हमारे पास इसके 4 पोर्शन थे। एक तो जब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट देती है, दूसरा जब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, तीसरा जब पार्टीज़ रिक्वेस्ट करती हैं, और चौथा जब पार्टीज़ आर्बिट्रेशन के लिए कहती हैं। तो ये हो गया हमारा रेफरेंस का सीन। तो आज इस वीडियो में इतना ही। इसको बहुत अच्छे से समझिए और याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।